हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारी 2024 सीरीज का अगला जो क्वेश्चन है वो है पीटी कैट बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये 2024 के एग्जाम का। और सर इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले ना इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। क्या आपको पता है ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा एग्जाम में टेस्ट हुआ है? बताइए। ज़्यादातर आपने यही देखा है कि कैश बुक ही टेस्ट हो रहा होता है, पीटी कैश बुक बहुत कम टेस्ट हो रहा होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर कैश बुक आया तो पीटी कैश बुक नहीं आया, और अगर पीटी कैश बुक आ गया तो कैश बुक नहीं आया। ये आप देखिएगा 2024 के एग्जाम के अंदर कैश बुक टेस्ट नहीं किया गया था, तो हमेशा इन दोनों में से कोई एक टेस्ट किया जाता है। अब अगर दोनों को कंपेयर करें, कैश बुक और पीटी कैश बुक में, सर कौन सा ज़्यादा आसान है? तो डेफिनेटली पीटी कैश बुक बहुत आसान है। आसान नहीं, बहुत आसान है कंपेयरिंग विद कैश बुक। अब ये तो हो गई अच्छी बात। सर बुरी बात क्या है? सर बुरी बात ये है कि टेस्ट बहुत कम हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कितनी दफ़ा टेस्ट हुआ है। जनाब ये टेस्ट हुआ है 1, 2, 3 और 4। इसका सबसे पहला क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं 2010 के पीछे नहीं गया, मैंने 2011 से शुरू करा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरी एनालिसिस के हिसाब से जो आया है पिछले 14 सालों, 2011 से 2024 तक की बात कर रहा हूँ, और एक साल अगर और कम कर दें तो बच गया 13 साल, क्योंकि 2020 में एग्जाम नहीं हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला वो मिला 2011 में। उसके बाद ये 5 साल तक टेस्ट नहीं हुआ, फिर ये आया 3 साल तक टेस्ट नहीं हुआ, फिर ये आया 2014 में। 14 के बाद 15 में नहीं आया, फिर ये आया 2016। और 11 और 14 के अंदर भी ये सिर्फ रेगुलर में आया, प्राइवेट में नहीं आया। फिर ये आया 2016 में। अच्छा, 16 में रेगुलर प्राइवेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और 16 में टेस्ट होने के बाद 17, 18, 19, 20 में पेपर नहीं हुए थे, 21, 22, 23 और 24 में आया, यानी कि 2016 में टेस्ट होने के बाद ये आया है 2024 में। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि इस दफ़ा यानी कि 2025 के पेपर में नहीं आने वाला। लेकिन हू नोस सर, आ गया तो क्या करें? पढ़ना तो है ना, हमें पता तो होना चाहिए ये कैसे काम करता है। तो क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने 2024 का, सॉल्व भी कर देंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले जैसा कि आपको पता है एक छोटा सा रिकैप होता है। ठीक है, तो अपनी परंपरा और अपने अनुशासन को कंटिन्यू करते हुए इसका हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं। सर रिकैप क्या है? रिकैप यह है कि व्हाट इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक है क्या और काम कैसे करता है? देखें, सबसे पहली चीज ये कि अकाउंटिंग के अंदर आपने देखा है हर चीज के जर्नल है। बैंक रिकंसिलेशन है, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करने के लिए एक टॉपिक मौजूद है, उसका एक अदद फॉर्मेट है और वहाँ पे हम चीज़ों को रिकंसाइल कर रहे होते हैं। स्पेशल जर्नल के अंदर हमने कैटेगराइज किया हुआ है परचेज और सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की ट्रांजेक्शन, और उसमें भी क्रेडिट वाली यानी उधार वाली ट्रांजेक्शन। कैश बुक की तरफ आते हो मेरे बच्चों, तो कैश बुक में क्या मिलेगा आपको? प्योरली कैश की ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हुआ क्या? हुआ ये कि तमाम मेजर ट्रांजैक्शन, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है जनरल जर्नल से। देखें, एक चीज़ अपने ध्यान में रखें, जनरल जर्नल बेसिकली एक क्या कहें आसानी से कि पीछे हर ट्रांजैक्शन के पीछे जो मैकेनिक्स है वो जनरल जर्नल। लेकिन आगे जाके आप हर चीज़ को जनरल जर्नल के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल थी स्पेशल जर्नल, जहां पे हमने परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर दिया था, और बजाय जनरल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने हम उसको कहां पर रिकॉर्ड कर रहे थे? एक सेपरेट बुक्स के अंदर, जिसका हमने नाम दिया था स्पेशल जर्नल। पीछे मैकेनिक्स वही जनरल जर्नल वाले, यानी कि अगर क्रेडिट की परचेज है तो परचेज डेबिट अकाउंट पेपर क्रेडिट, जनरल जर्नल में यही एंट्री बनती है। लेकिन बजाय उसको हम 3, 4, 5, 6 दफा रिकॉर्ड करें हर सप्लायर या हर कस्टमर के लिए, हमने किया क्या? हमने उसको एक सेपरेट टॉपिक, एक सेपरेट जर्नल असाइन कर दिया। इसी तरह सर बिजनेस के अंदर आपके पास डेली एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, डेली एक्सपेंसेस का मतलब ये कि एक तो एक्सपेंस वो है यानी कि रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस वगैरह वगैरह। सर कुछ एक्सपेंसेस छोटे एक्सपेंसेस भी होते हैं और ये फ्रीक्वेंटली होते हैं और डेली होते हैं। जैसे कि सर अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और उनके एक्सपेंसेस के ऊपर। यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पे यूज़ करें कि एम्प्लॉयज़ की डेली बेस पे चाय आ रही, समोसे पकौड़े आ रहे हैं, शाम में बिस्किट आ रहे हैं, रिफ्रेशमेंट हो रही है। ठीक है, और ऑफिस के लिए पेन आ गया, पेंसिल आ गई, अगर हमने प्रिंटर रखा हुआ है तो उसके पेजेस वगैरह आ रहे हैं। सही है,
हम अगर कोई पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, यानी कि अगर आप हम अपने किसी दूसरे ऑफिस में दे रहे हैं, अभी हम कराची में है ना, तो लाहौर में हमारा एक ऑफिस है और हमें कोई डॉक्यूमेंट वहाँ भेजना है, तो हम डेफिनेटली लेपर्ड या टीसीएस की सर्विस यूज करेंगे और पोस्ट करेंगे वहाँ पे। तो वो हो गया। अब ये सब जो खर्चे हैं ना, ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। और इस तरह के खर्चों को भी अगर जनरल में डाल दिया या कैश बुक में डाल दिया, तो अगेन सर बहुत सारा आइटम जमा हो जाएगा। और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी अकाउंटिंग क्लियर हो, क्लैरिटी हो और एरर फ्री हो। एरर की गुंजाइश कम से कम, एलिमिनेट तो देखें नहीं हो सकती, क्योंकि जहां पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है गलती की गुंजाइश रहेगी वहां पे। लेकिन हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिटिगेट तो कर सकते हैं सर। एलिमिनेट का मतलब होता है बिल्कुल हटा देना, मतलब वो चीज हो ही नहीं सकती। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। तो हम अपनी गलतियों को मिटिगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज जर्नल। अच्छा जी, अब पेटी कैश बुक क्या करता है सर? पेटी कैश बुक इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस को एक सेपरेट जगह पे, एक सेपरेट टॉपिक के अंदर जिसका नाम है पेटी कैश बुक, उसके अंदर रिकॉर्ड कर रहा होता है। पेटी कैश बुक का मतलब सर छोटे एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो मैंने आपको खर्चों के नाम दी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पेन, पेंसिल, पोस्टेज, प्रिंटिंग के पेपर्स, ठीक है, इस तरह की चीजें। अब ये कंपनी टू कंपनी, देखो अगेन बोल रहा हूँ, वेरी करता है। किसी कंपनी के लिए छोटा खर्चा है, किसी के लिए नहीं हो। अगर मैं आपसे पेन, पेंसिल, मार्कर या इस तरह की बात कर रहा हूँ, तो एक टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, एक कोचिंग के अंदर, एक स्कूल के अंदर सर मार्कर, पेन, पेंसिल्स, डस्टर, ये छोटे खर्चे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर एक स्कूल या कोचिंग सेंटर के अंदर डेली बेस पे मार्कर यूज होता है, डेली बेस पे इंक यूज होती है, डस्टर यूज हो रहे होते हैं, तो वो इन खर्चों को कभी भी पेटी कैश बुक में नहीं डालेंगे। इसी तरह मैंने आपसे कहा पेपर एक छोटा मोटा खर्चा है, ठीक है, लेकिन सर अगर आप एक प्रिंटिंग स्टेशनरी की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो प्रिंटिंग के वहां पे पेपर एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो अगेन डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस के अंदर किन खर्चों को पेटी कैश बोल रहे हैं, किसको नहीं बोल रहे। अच्छा, मजे की बात है कि फर्स्ट ईयर में आपको ये डिसीजन लेने के लिए नहीं बोला जा रहा। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सीधे सीधे एक्सपेंसेस दे दी जाते हैं। इवन वो आपको ये भी बता देता है कि कितने हेड्स बना रहे हैं पेटी कैश, ठीक है। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट को नजर में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहला, एक पेटी कैश फंड का फंड बनाया जाता है। ये आपको हमेशा हर महीने की पहली तारीख को दे दिया जाएगा। यानी कि मैं इसकी एग्जांपल यूं दूं कि अभी लेट से नवंबर का महीना चल रहा है, तो नवंबर 1 पेटी कैश फंड का जो अकाउंटेंट है, इसको भी एक सेपरेट बंदा मेंटेन कर रहा होता है इंटरनल कंट्रोल के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए और सेपरेट रिकॉर्डिंग के लिए। उसको नवंबर 1 को एक बजट दे दिया जाएगा कैश की शक्ल में 5,000, मिसाल दे रहा हूँ। और उसका ये कहा जाएगा कि पूरा महीना नवंबर के जितने भी छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं वो आप इससे करें, ठीक है। अब नवंबर 1, 15, 10, 20 वगैरह गुजरेगा। नवंबर 30 के आने तक उस 5,000 में से हो सकता है 4,700 खर्च हो जाए, 4,500 रुपए खर्च हो जाए, और हो सकता है पूरे 5,000 भी खर्च हो जाए। अब हर मंथ के एंड में, चाहे वो नवंबर 30 हो, दिसंबर 31 हो, जैन 31 हो, ये पेटी कैश फंड का बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो। BDCD वाला कॉन्सेप्ट है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रेक डाउन, ड्रॉट डाउन वाला। जैसे ही दिसंबर आएगा, अब नवंबर का बचा हुआ पैसा, मिसाल दे रहा हूँ कि 5,000 दिए थे नवंबर 1 को, 4,500 रुपए खर्च हो गए नवंबर 30 को, 500 बच गए उसमें से। अब जब दिसंबर का महीना शुरू होगा, तो अब बजट फिक्स है, हर महीने का बजट फिक्स है और ये कंपनी को पता होता है, ठीक। कैसे पता होता है? ये या तो उनको अपने एक्सपीरियंस से पता होता है या पिछले मंथ को एनालाइज करके पता होता है। तो इसलिए वो हर मंथ का जो बजट है वो फिक्स रखते हैं। अब हर महीने आपको पेटी कैश फंड में पहली तारीख को कितना पैसा चाहिए? 5,000। अगर पिछले महीने का यानी कि नवंबर 30 पे 500 का बैलेंस बचा हुआ है, तो दिसंबर में आप मजीद और पैसे कितने देंगे उसको 5,000 बनाने के लिए? 4,500 रुपए। इसी तरह दिसंबर 31 आया और मैं बोलता हूँ अब 5,000 में से 4,000 रुपए खर्च हो गए, तो जनवरी में आप कितने पैसे देंगे उसको 5,000 रुपए बनाने के लिए? 4,000 रुपए। तो इसी तरह ये चीज काम कर रही होती है और बैलेंस इस तरह रीइंबर्स हो रहा होता है। अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मंथ एंड पे ये बैलेंस मैं आपको मजीद दूंगा 5,000 का करने के लिए। जैसे 4,700 में मैंने कितना कहा था आपको, सॉरी 4,500 में कितना कहा था, 500 बचे थे, तो मजीद कितने दूंगा दिसंबर में? 4,500। और जनवरी में कितने? 4,000। इस प्रोसेस का नाम है रिप्लेनिशमेंट। ये देखें यहाँ पे, व्हेन द फंड इज लो, its replenishment by issuing a check for the total spent based on receipt to restore to its original balance। original balance कितना था? 5,000।
नवंबर 30 पे अगर 4,500 खर्च हो गए, 500 बच गए, तो दिसंबर में जब जाऊंगा तो मुझे पूरे 5,000 रुपए चाहिए। और उस 5,000 को देने के लिए या वहां तक पहुंचाने के लिए एक चेक इशू होगा, कंपनी देगी। और वो कितने का होगा? 4,500 का होगा, ताकि वो पेटी कैश का बजट हर महीने के शुरू में फिक्स अमाउंट पे आ जाए, जो कि था 5,000। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्लेनिशमेंट बच्चों। तो सबसे पहले हर कंपनी का एक फंड स्टेब्लिश होता है, पूरा महीना उसमें तो खर्चे होते हैं, मंथ एंड पे उसको रिप्लेनिशमेंट किया जाता है, और फिर उसकी एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन मेंटेन होती है। और ये पूरा सिस्टम करता है क्या सर? ये पूरा सिस्टम सिंप्लीफाई करता है, आसान करता है, गलतियों को एलिमिनेट करता है। कहाँ से सर? ट्रैक माइनर एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चों में। क्योंकि सर फ्रॉड होने के चांसेस जो है ना, वो इन्हीं छोटे खर्चों में होते हैं। तो इसकी भी एक सेपरेट रिकॉर्डिंग अगर हो जाती है, तो उससे होता ये है कि चीजें आसान हो जाती हैं, एरर फ्री हो जाती हैं, और आपका बिजनेस फलता है, फूलता है, अच्छी ऑपरेशन होती है। तो सर बहुत लंबी हो गई, अब आते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। 2024 में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, उसके अंदर क्या कहा था कि सर जानजेब यूजिंग पेटी कैश बुक। तो सबसे पहला हमारा काम, टॉपिक का नाम आ गया पेटी कैश बुक, नेम ऑफ कंपनी जहांजेब। पूरा नाम क्या था भाई? बस जहांजेब, जहांजेब की स्पेलिंग गलत है, जहांजेब, ठीक है। हाँ, कौन सा महीना है ये? सर ये है जून 2024, 1 फॉर द मंथ ऑफ 2024। अच्छा जी। सर सबसे पहली ट्रांजेक्शन जून 1, अ चेक रिसीव फ्रॉम द अकाउंटेंट फॉर पेटी कैश फंड। ठीक है भाई, जून 1 को आपको चेक रिसीव हुआ है, कितने का? 5,000 का। डेट में डालेंगे जून 1, ठीक है। हमेशा जो रिसीविंग की अमाउंट होती है वो लिखी जाती है रिसीट के कॉलम में, और डेट तो आपने हर कॉलम में रखनी ही है। इसके बाद जो आपकी पहली ट्रांजेक्शन हुई है, या जो पहला पेटी कैश एक्सपेंस हुआ है, वो हुआ है मेरे बच्चों जून 2 को। और जून 2 पे आपने क्या दिया है? आपने दिया है रिक्शा फेयर, जो कि कितना है? 150। अच्छा, आपको पेटी कैश फंड का रूल पता होना चाहिए कि अमाउंट आपको दो कॉलम में लिखनी है, एक तो उसके रेलेवेंट कॉलम में और दूसरा टोटल के कॉलम। पर्टिकुलर में आप लिखेंगे रिक्शा फेयर, रिक्शा, तो कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रिक्शा फेयर, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, रिक्शा फेयर। सर रिक्शा फेयर कितने का है? रिक्शा फेयर है 150 रुपए का। और ये 150 कहाँ जाएगा सर? ट्रांसपोर्टेशन के कॉलम। अच्छा, ये कॉलम इसने हमें नीचे बताए थे कि आपने 5 कॉलम बनाने हैं, ऑफिस सप्लाईज, पोस्टेज, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और मिसलेनियस। मैंने इसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ये कॉलम बनाए, ठीक है। कुछ जगहों पे कॉलम मेंशन नहीं होता, वहां पे कॉलम को कैसे बनाना होता है, ये आपको हमारी पुरानी वीडियोस में जाके देखना होगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद है पेड फॉर बस फेयर। ये कब है? ये है जनाब जून 5 को। क्या चीज़ है ये? बस फेयर। और बस फेयर कितना है? ये है 50। और ये भी मेरे भाई जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं सर। फिर है आपके पास पेड फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है जी। ये है 250, यहाँ लिखेंगे पहले और डालेंगे यहाँ पे 250, ठीक है। फिर है आपके पास पोस्टेज 75 जून 10 को। ये जाएगा पोस्टेज के कॉलम में। कितना है ये? पोस्टेज कितना था? 75, 75, और ये गया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है जनाब जून 15 को पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा सा नीचे करते हैं। कितना है ये? ये है मेरे भाई पेड फॉर ट्रांजेक्शन 100। इधर आइए ट्रांसपोर्टेशन में 100। अच्छा जी, फिर क्या है? फिर है जून 18 को पेड फॉर पार्सल। जून 18 पार्सल है सर, तो कहाँ जाएगा ये? अगेन पोस्टेज के अंदर जाएगा पार्सल जून 18 को। और जून 18 को अमाउंट कितनी है? 900। ये जाएगा पोस्टेज में 900।
फिर है जनाब पेड फॉर इंक पेपर। इंक पेपर सर ये जाएगा ऑफिस सप्लाईज के अंदर। स्टेशनरी का कोई कॉलम नहीं है, अगर स्टेशनरी में होता तो मैं वहां डालता। जून 2020 इंक पेपर कितने 250, यहाँ पे 250। अच्छा जी, फिर है आपके पास VPP। अब सवाल ही पता होता है सर व्हाट इज VPP। जून 2022 जून 2022 और ये है VPP। कितना है ये है 120। अच्छा ये VPP क्या है? वैल्यू पोस्ट पेएबल नाम है इसका पूरा, या वैल्यू पेएबल पोस्ट, कुछ इसी तरीके का नाम है, लेकिन है ये पोस्टेज। ये मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये है पोस्टेज। अब उसूलन मेरा ऐसा मानना है कि इसको ना यहाँ पे ये चीज़ नहीं देनी चाहिए बच्चों। ठीक है, देखो पोस्ट पार्सल वैसे ही आपने इतनी सारी कैटेगरीज दे दी हैं और बहुत सारी चीज़ों से स्टूडेंट फेमिलियर है, कुछ से नहीं होते। ठीक है ना, और इस लेवल पे आके स्टूडेंट को ऐसी टेक्निकल टर्म्स यूज करना, अब मुझे भी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि वैल्यू पेड पोस्ट है या वैल्यू पोस्ट पेएबल, कुछ इस तरीके का नाम है, लेकिन है पोस्ट ही। जब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को पहली दफा देख रहा है, उसको तो इतनी मालूमात नहीं होगी ना कि जाके वो एक एक चीज को यहाँ पे कंफर्म करे। तो उसूलन ये एग्जाम में नहीं देनी चाहिए, लेकिन बहरहाल क्या बोल सकते हैं, दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद है जून 24। जून 24 को क्या है? रिपेयर और प्रिंटर। सर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, रिपेयर प्रिंटर तो प्रॉबेबली या मोस्ट लाइकली इट्स गोना गो इन मिसक्लेनियस 200। ये आप आ जाए मिसक्लेनियस के अंदर 200। ठीक हो गया सर। उसके बाद है रिपेयर ऑफ फर्नीचर, डेफिनेटली ये भी वहीं जाएगा मिसक्लेनियस के अंदर। ये क्या है? ये है जून 26। क्या नाम दिया है हमने इसको? रिपेयर प्रिंटर। ये है रिपेयर फर्नीचर, अमाउंट है इसकी 80। ठीक है जी, 80 अमाउंट आ गई। फिर है आपके पास रबर स्टैंप, ऑफिस सप्लाईज का पार्ट है ये। रबर स्टैंप 175 रबर स्टैम्प, ये यहाँ पे भी जाएगा और ये यहाँ पे भी जाएगा। और डेट क्या है इसकी भाइयों? रबर स्टैम्प की डेट क्या है? 28 और फिर 30 को है टैक्सी फेयर। हाँ, जून 28 और फिर जून 30 टैक्सी फेयर। कितना था टैक्सी फेयर? टैक्सी फेयर था 350 और ये जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये रहा 350। ठीक हो गया? अच्छा जी, आई थिंक वी आर ऑल गुड। कुछ हमने मिस तो नहीं करा है? नो, हैवंट मिस्ड एनी। ठीक, इसको मैं भी हटा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब हमने करना ये है कि हर कॉलम का टोटल करना। ठीक है, कैसे करें? इधर आइए फिर, कैलकुलेटर निकालें यहाँ से और फिर हो जाए कैलकुलेटर। 150 पहले हम करेंगे टोटल वाले कॉलम का, प्लस 50 150 प्लस 50 प्लस 250 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 900 प्लस 250 प्लस 1220 प्लस 200 प्लस 800 यार माइनस 800 प्लस 80 होगा ना। और फिर नीचे क्या था? आई थिंक 120 था, 175 और 350 प्लस कर दें आप इसमें 175 प्लस कर दें आप 350। ये हो गया 27 इसका टोटल 2700। ठीक हो गया? अच्छा, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि हमारा ये टोटल करेक्ट है, हमारे हर कॉलम का टोटल जो है इसी के बराबर होना चाहिए।
ठीक है, इसका भी टोटल कर लेते, यहाँ पे दो ही आइटम 250 और 175, 250 प्लस 175, ये कितना बना, ये बना मेरे बच्चों 425, ठीक है। 900 और 120 और 75 जनाब, 900 प्लस 75 प्लस 150, ये बना बच्चों 1095, 1095। आगे बढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट शायद एक ही था 250 और नहीं था इधर, ठीक है। और ये तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में, हाँ आइटम थे 150 प्लस 50 प्लस 100 और 350 प्लस 100 प्लस 350, ये हो गया बच्चों 650, ठीक है। और ये 280 है, एक्सपीरियंस में और कुछ था नहीं, ठीक है, ठीक। अच्छा जी, टोटल कितना हुआ जनाब 2700। अब देखें, एक दफ़ा रिकॉल करता हूँ, आपको जून 1 को कितने पैसे दिए गए थे, 5000 दिए गए थे, उसमें से आपने कितने खर्च कर लिए, आपने खर्च कर लिए 2700, बचे कितने आपके पास 2300, ऐसा ही है। अच्छा, ये जो 2300 आपके पास बचे हैं, ये कब बचे हैं, ये बचे हैं 30 जून को। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि हर मंथ का ये जो बैलेंस होता है ये फिक्स होता है, और मंथ एंड पे डेफिनेटली ये तमाम खर्चे करने के बाद आपके उस बजट में से कुछ पैसे बचेंगे, यानी कि वो जो पेटी कैश फंड की अमाउंट है उसमें से कुछ पैसे बचेंगे। 5000 आपको दिए गए थे, पूरा महीना आपने 2700 का पेटी कैश फंड में एक्सपेंस आउट करा, और उसमें से बचे कितने 2300। अब जब हम जुलाई के महीने में जाएंगे, हमें दोबारा बजट कितना चाहिए 5000 का, लेकिन जून के बचे हुए कितने पैसे हैं 2300, कितने पैसे दूं कि जुलाई के अंदर वो 5000 बन जाए। तो सर डेफिनेटली आप उसमें 2700 देंगे तो आपके कितने पैसे बन जाएंगे, वो 5000, ठीक है। तो अब ये पैसे मैं आपको कम दूंगा, ये पैसे मैं आपको दूंगा जुलाई 1, सही है। अब रिप्लेनिशमेंट को ना हमें इस फॉर्मेट में पुट करना होता है, तो देखिएगा हम उसको कैसे पुट करेंगे। देखें, इसको हम बोलेंगे सीडी, बैलेंस सीडी है, यानी कि क्रेडिट डाउन है, ये बचा, और मुझे इसको कितना करना है 5000 करना है। यही अमाउंट मैं यहाँ पे भी लिखूंगा और यही अमाउंट मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, ठीक है। यही मेरा 2300 सीडी है, यानी कि इस मंथ का क्रेडिट डाउन, और आगे जाके यही मेरा बनेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि होगा 2300। ये तमाम, और हमेशा जो बीडी की ट्रांजैक्शन है, यानी कि ब्रॉट डाउन की ट्रांजैक्शन है, वो नेक्स्ट मंथ पे होती है, तो मैं यहाँ पे जो डेट लिखूंगा वो लिखूंगा 1 जुलाई, ठीक। मुझे इस अमाउंट को कितना बनाना है 5000 बनाना है, तो मजीद पैसे कितने दूंगा, ये 5000 बन जाए 2700, और ये पैसे मैं आपको कब दूंगा, ये पैसे मैं आपको दूंगा 1 जुलाई। देखो, इस पूरे प्रोसेस को एक दफा रिकॉल कर देता हूँ तुम्हें दोबारा, सुनो करा क्या मैं। 2700 क्या था, मेरे पूरे महीने का पेटी कैश फंड का एक्सपेंस था, उसमें से बचे कितने सर, उसमें से बचे आपके 2300। यही 2300 मेरा बना बैलेंस क्रेडिट डाउन, और यही 2300 मेरा बना बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट डाउन के साथ जो मैंने डेट डाली है वो करंट मंथ की लास्ट डेट डाली है, जबकि बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ जो मैंने डेट डाली है वो नेक्स्ट मंथ की पहली डेट डाली है। क्रेडिट डाउन मुझे ये बता रहा है कि इस 5000 में से 2700 खर्च करने के बाद इस मंथ के एंड में जो बैलेंस बचा है वो 2300 बचा है, जबकि ब्रॉट डाउन मुझे ये बता रहा है कि जब मैं जुलाई के मंथ में एंटर हुआ हूँ तो मेरे पास पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस कितना है, वो है 2300। लिहाजा आप मुझे 2700 दोबारा दें जुलाई 1 को, ताकि मेरे पैसे कितने बन जाएं दोबारा हर मंथ के 6 के 5000। तो सर उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसके साथ हमारा सेक्शन बी 2024 का कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत मुबारक आपको, और आपके सपोर्ट का यहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो हम आगे जाके क्वेश्चन करने जा रहे हैं सर, वो होगा सेक्शन सी, दैट विड बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं वहां पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।